अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है और इस मसले को लेकर आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, विधायक वेल में आ गए और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने पूरी स्पीच के दौरान इसको मुख्य पॉलिटिकल एजेंडा बना के रखा और वो सदन में अपने लिए समर्थन जुटाते भी देखे गए। क्या उत्तर प्रदेश में 2024 में होने वाले चुनाव में जातिगत जनगणना कोई बड़ा विषय होगा और भारतीय जनता पार्टी इस पर डिफेंसिव क्यों है और बीजेपी की प्लानिंग क्या है? बिहार में हो रही जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश की राजनीति को क्या प्रभावित कर रही है? आज हम इस मुद्दे पर बहनों भाइयों चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा एक नया आयाम देती है और कई बार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुद्दों में बहुत बड़ी तब्दीलियां भी लाती है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपोजिशन ने एक मुद्दा उठा रखा है। मुद्दा है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस, यानी किस जाति के कितने लोग उत्तर प्रदेश में हैं वो गिने जाएं। विशेष तौर पर इसका अभिप्राय है अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, दैट इज ओबीसी, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में कितने हैं, इसके बारे में जातिगत जनगणना के जरिए पता लगाया जाए। इसको प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में, पड़ोसी राज्य में, राज्य सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है। हालांकि ऐसा लीगली करना तब संभव होगा क्योंकि ये केंद्र सरकार का विषय है, कोई राज्य सरकार अपने आधार पर ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आज सदन में ऐलान किया गया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 महीने में जातिगत जनगणना। इस विषय पर इतनी चर्चा हुई, इतनी बातें हुई, तो मुझे लगा इस पर आज एक परिचर्चा होनी चाहिए ताकि हम एक स्थिति को, एक परिदृश्य को स्पष्ट कर सकें कि अपोजिशन की इस डिमांड के पीछे के कारण क्या है। और सरकार ने आज तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ओपन स्टेटमेंट सदन के भीतर दिया और इससे इनकार कर दिया। कहा हम उत्तर प्रदेश को बिहार के रास्ते पे नहीं ले जाना चाहते हैं, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ही खराब है, घपले और घोटाले हैं। उनका इनकार और विपक्ष का इस मुद्दे पर टिके रहना क्या बताता है? जातिगत जनगणना करवाने के पीछे मकसद क्या है? क्या इसके पीछे मकसद सिर्फ राजनीति है, अपना एक बड़ा लार्जर वोट बैंक तैयार करना है अपोजिशन का, या वाकई में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी और बाकी अपोजिशन बड़े कंसर्न है ताकि उनको न्याय मिल सके, आरक्षण का लाभ मिल सके और योजनाओं में उनकी समुचित भागीदारी हो सके? सिर्फ 50% आरक्षण को संविधान में जिस प्रकार की इजाज़त है उसके अतिरिक्त तो कोई दे नहीं सकता है। अगर देता है तो वो इलीगल होगा। इन परिस्थितियों में जातिगत जनगणना कराकर क्या समाज में किस प्रकार का संदेश जाएगा? पिछड़ा समाज के लोगों का कहना है कि ये उनके हक और हुकूक की बात है, उन्हें गिना जाना चाहिए। जब वोट लेते समय जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जाति के आधार पर अफसरों की तैनातियां होती हैं, जाति के आधार पर राजनीति में पद बांटे जाते हैं, तो जाति गिनने में क्या समस्या है? और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं है, कड़वी सच्चाई है। जाति आधारित राजनीति है और उत्तर प्रदेश का समाज जाति पर बटा हुआ और जाति पर आधारित समाज है। लेकिन मसला यहां पर ये एक पेंडोरा बॉक्स है। अगर ओबीसी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतना हक चाहिए। बात तो क्लैरिटी में आएगी। समाज के हर वर्ग को पता चलेगा अच्छा हम कितना है। जैसे कोई क्लेम करता है हम तो 14% हैं, हम 12% हैं, हम 10% हैं, हम 22% हैं, हम 52% हैं। एक सामान्य आकलन कहता है कि उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी कम्युनिटी मोर देन 50%। लेकिन इसका कोई प्रामाणिक डेटा हमारे पास नहीं है और यही प्रामाणिक डेटा पाने के लिए अपोजिशन, सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना। बीजेपी जातिगत जनगणना पर हटती बचती नजर आ रही है। क्यों? वो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक पे काम करती है जिसमें समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दलित और पिछड़ा के कंट्रोल में है। अगर ये दोनों एक हो जाएं तो बहनों भाइयों 89 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में इन्हीं की हुकूमत थी। मुलायम सिंह यादव से शुरू हुई थी बात, अखिलेश यादव पर जाकर रुकी थी।
3 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार अखिलेश यादव, 3 कल्याण सिंह, फिर मायावती। तो यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नियंत्रण किसका था? दलित और पिछड़ा। अब पिछड़े चाहते हैं कि हमारी संख्या तो पता चले, दलितों को भी लगता है कि हमें पता तो चले कि किस कम्युनिटी के पास कितना है, क्योंकि दलित कम्युनिटी में भी 1-2 कम्युनिटी ऐसी हैं जो लार्जर बेनिफिशियरी हैं, बाकियों को उनको हक और हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो क्या जाति पर आधारित जनगणना इन सभी समस्याओं का हल है? मेरा मानना है नहीं। ये एक प्रयास हो सकता है सोसाइटी को ये बताने का कि किसके पास कितना है, लेकिन इसके एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन होगा? पॉलिटिकल पार्टीज। जब तक आपके पास किसी समस्या का कोई ठोस प्लान नहीं है, ठोस प्लान 2 संदर्भ में, एक राजनीतिक, एक सामाजिक, और तीसरा आर्थिक भी, लेकिन राजनीतिक सामाजिक होगा तो आर्थिक अपने आप आएगा। इसलिए मैं कहता हूं 2। तो जो दल भी जातिगत आधारित जनगणना चाहते हैं या जो नहीं चाहते हैं, दोनों का सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर उनकी समस्याएं क्या हैं, उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस नहीं करिएगा तब तक ये मुद्दे उठते रहेंगे, चाहे सड़क पर उठे चाहे सदन में उठे। उठेगा जरूर। क्यों उठेगा? क्योंकि इक्वल सोसाइटी नहीं है आपकी। एक समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, और आप खुद कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति। तो भैया वो अंतिम पायदान पे क्यों है? उसको बराबरी पे लाओ ना। यही तो चाहता है, समाज इक्वालिटी के आधार पर हो। और इक्वालिटी की बात कौन करता है? भारत का संविधान करता है। तो जो बात हमारा संविधान कर रहा है, और हम अमृतकाल में चल रहे हैं, लेकिन आज भी हम बात क्या करते हैं? समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति। तो भैया उस व्यक्ति को बराबरी पे लाओ, उसको हक दे दो, उसको बराबर की शिक्षा, समाज में बराबर का अधिकार, सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी, यही तो चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के मकसद से, पॉइंट नोट करिएगा, सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के मकसद से जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। एक ठोस प्लान के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मसलों का एड्रेस किया जाना चाहिए। तब इस जातिगत जनगणना का सोसाइटी में आप फायदा है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि पिछड़ गए, हम उन्हें आगे लाएंगे। पिछड़ा वर्ग क्यों जोड़ा गया? क्योंकि समाज में पिछड़ गए। बराबरी पे लाना है, समाज को इक्वालिटी पे लाना है। तो इक्वालिटी पे आप तब लाएंगे जब सबको उसके हक हुकूक मिलेंगे, सबको समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा, जो हमारा संविधान कहता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भारत का संविधान, बशर्ते हम, हुकूमत, विपक्ष, जनता उसका पालन करे, उसको समझे और उसको अमल में लाए। कुछ बयान सुनिए। नारा है सबका साथ, सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। संघ सूची के क्रमांक 69 पर इस बात का उल्लेख है कि जनगणना भारत सरकार कराएगी। उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे निकल चुका है। हम उत्तर प्रदेश को रिवर्स बिहार की तरफ नहीं पहुंचाना चाहते। तो ये सदन जो है पिछड़ों, दलितों, नौजवानों हितों की रक्षा के लिए बना है। ये इसीलिए बना है कि निचले पावदान के व्यक्ति में रहने वाले उनको कैसे विकास की धारा में लाया जा सकता है। 70 साल से तो किया नहीं लोगों ने। अगर हमारी सरकार कर रही है तो ये पच नहीं रहा। हम तो चाहते हैं गणना हो, लेकिन इस तरीके से हंगामा करके नहीं। उन जातियों के लिए भी आवाज उठाए ना, कि जो जातियां इस देश को आजाद कराएं। अखिलेश जी सरकार में थे तो नहीं बोले, तब भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अब अखिलेश चिल्ला रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होना चाहिए। ये दोनों मिले हुए लोग हैं, क्या लगता है? विपक्ष में होने के बाद सब लोग चिल्लाते हैं और सत्ता पाने के बाद सबकी जबान बंद हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, जातिवाद जनगणना के पृष्ठ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया था कि ये भारत सरकार को कराना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा प्रश्न है
कि क्या बिहार प्रदेश जहां जातिवार जनगणना हो रही है वो भारत के बाहर की सीमा से है। बहनों भाइयों, मेरा ये मानना है कि पिछड़ा समाज को राजनीतिक खिलौना नहीं बनाना चाहिए। इन्हें इनके हक और हुकूक देना चाहिए और इसके लिए ठोस एक्शन प्लान के साथ आना चाहिए। आज की परिचर्चा मेरे साथ संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी